गांधी इरविन समझौता हुआ था 1930 में, 1931 में, 1932 में या 1933 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी में। लंदन में द्वितीय गोद सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। यह एक राजनीतिक समझौता था जो गांधी और इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में ही भारत शासन अधिनियम 1935 की अंतरिम रूपरेखा तैयार की गई थी। ध्यान रखेंगे कि 1935 की अंतिम रूपरेखा किस गोलमेज सम्मेलन में तैयार की गई थी? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे सदस्य जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ध्यान रखेंगे, हमेशा पूछता है कि कौन से वैसे नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभिनव भारत में कौन से संबंधित थे? तो अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? वीडी सावरकर, सीआर दास, बीजी तिलक या एसी बोस? तो राइट आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर। अभिनव भारत एक क्रांतिकारी संगठन था और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में विनय दामोदर सावरकर द्वारा और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा की गई थी। टिस्को षड्यंत्र किसके नजदीक स्थित है? पटना, दरभंगा, धनबाद या जमशेदपुर के? तो राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर के। टिस्को या टाटा स्टील, पूर्व में इसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, भारत की एक प्रमुख इस्पात कंपनी है। यह झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में। किसने की थी? तो जमशेदजी टाटा के द्वारा। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? फतेहपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी या कानपुर? तो राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर, उत्तरकाशी और कानपुर, ये तीनों स्थित है। फतेहपुर नहीं स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तरकाशी, भागलपुर, कानपुर, वाराणसी, पटना, हरिद्वार आदि शहर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, जबकि फतेहपुर क्या है? तो गंगा और यमुना के बीच स्थित है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनकी समुद्र से दूरी, शिमला में बर्फबारी या अमृतसर में प्रदूषण? तो राइट आंसर हो जाएगा उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। दोनों के समुद्र तल से ऊंचाई में अंतर होने के कारण उनकी जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, और ऊंचाई जलवायु निर्धारण का एक प्रमुख कारक भी है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है? हरियाणा, पंजाब, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश देश के कुल गेहूं उत्पादक लगभग कितना है? तो 32.42। ये आंकड़ा बदलते रहता है, वर्तमान आंकड़ा देख लेंगे। उत्तर प्रदेश गेहूं के साथ साथ आलू उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे अधिक पैदा होता है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर या पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार एवं उत्तर प्रदेश में। भारत में गन्ना उत्पादन करने वाले प्रमुख 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट स्थान पर उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उसके बाद तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी गन्ना उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी पाई जाती है। बिहार में लगभग 2.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ने की खेती की जाती है। बिहार के पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण तथा गोपालगंज में लगभग 60% गन्ने की खेती हो। सबसे अधिक कहाँ होती है? तो पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण में। भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है? तिलहन के लिए, मक्का के लिए, कपास के लिए या गन्ने के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा कपास के लिए। भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी कपास, गन्ना, बाजरा, अरंडी, तंबाकू तथा खट्टे फलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसे काली कपास मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यह देश के लगभग 15% भाग में पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है तथा यह दक्कन के पठार एवं मालवा के पठार के क्षेत्र में भी पाई जाती है। पौधे में सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? चिकनी मिट्टी में, पासु मिट्टी में, बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी में? तो राइट आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी में।
पौधे में सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी से प्राप्त होती है क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। बलुई मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है, इसलिए सबसे कम पानी बलुई मिट्टी में और सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में। ध्यान रखेंगे, चिकनी मिट्टी के कणों के बीच अत्यंत सूक्ष्म स्थान होने के कारण यह अधिक पानी रोककर रखता है। चिकनी मिट्टी को ओलिन भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, ओलिन मिट्टी किसे कहा जाता है, तो चिकनी मिट्टी को ही। इसमें मुख्यतः जलयुक्त एल्यूमिनियम सिलिकेट पाया जाता है जो शैलों के अपक्षय एवं विघटन से बनता है। महाद्वीप अलग कैसे हुए? जल ज्वालामुखी फटने से, विवर्तनिक क्रिया से, चट्टानों के विलयन भ्रंश से या उपरोक्त सभी से? राइट आंसर हो जाएगा विवर्तनिक क्रिया से। प्लेट विवर्तनिक के कारण महाद्वीप एक दूसरे से अलग हुए थे। 1960 के दशक में हैरी हेंस ने प्लेट विवर्तनिक मॉडल को प्रस्तुत किया था। प्लेट विवर्तनिक मॉडल को किसने प्रस्तुत किया था? तो 1960 के दशक में हैरी हेंस ने। महाद्वीप एवं महासागर विभिन्न विवर्तनिक प्लेटों पर स्थित है जो निरंतर गतिशील रहती है और हमेशा क्या होती है? गतिशील रहती है और अलग होती रहती है। प्लेटों की गति के कारण भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी जैसी घटनाएं होती रहती है। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह है, निहारिका नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। यह गैस एवं धूल कणों से बना अत्यधिक विशाल एवं प्रकाशमान अंतरिक्षीय बादल होता है, जबकि ग्रह, क्षुद्र ग्रह एवं धूमकेतु सौरमंडल का प्रमुख घटक है। काहिरा का समय ग्रीनविच समय से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 15 डिग्री का। तो 2 घंटे में तो 30 डिग्री का। तो ध्यान रखेंगे 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, उज्बेकिस्तान में या चीन में? राइट आंसर हो जाएगा चीन में। 90 ईस्ट रेंज कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अंध महासागर में, आर्कटिक महासागर में? राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो कैनबरा। कैनबरा कहाँ का राजधानी है? तो ऑस्ट्रेलिया के। सिडनी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया का शहर है। ऑस्ट्रेलिया का शहर है, न कि राजधानी। ध्यान रखेंगे, शहर है ऑस्ट्रेलिया का। वेलिंगटन। वेलिंगटन किसकी राजधानी है? तो न्यूजीलैंड की। और रियाद किसकी राजधानी है? तो सऊदी अरब की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादक करने वाला देश है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या रूस? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखाई देता है? 100 से 400 एनएम के बीच, 400 से 700 एनएम के बीच या 740 से 10,000 एनएम के बीच? तो राइट आंसर हो जाएगा 400 से 700 एनएम के बीच। सौर विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो सूर्य की से ऊष्मा और प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है। इसका दृश्य भाग क्या होता है? तो 400 से 700 एनएम के बीच। ये एक तरंगदैर्घ्य के परास में होता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का प्रमुख दृश्य भाग है, इसे यानी देखा जा सकता है। खाने का नमक किससे बनता है? कमजोर अम्ल कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल मजबूत क्षार से या मजबूत अम्ल कमजोर क्षार से? तो राइट आंसर हो जाएगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? जीरोफाइटा, हाइड्रोफाइटा, हेलोफाइटा या स्लीवलेट? राइट आंसर हो जाएगा हेलोफाइट। हेलोफाइटा वे पौधे होते हैं जो नमक युक्त यानी लवणीय मिट्टी में उगते हैं। जीरोफाइटा क्या होते हैं? तो मरुस्थलीय पौधे होते हैं। ध्यान रखेंगे, जीरोफाइटा मरुस्थलीय पौधे होते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में उगने वाले होते हैं। जिन पौधों में मोटे भाग में जल संचित रहता है उन्हें क्या कहते हैं? तो सेक्यूलेंट कहते हैं। ध्यान रखेंगे, जिन पौधे के मोटे भाग में जल संचित रहता है उन्हें क्या कहते हैं? तो सेक्यूलेंट कहते हैं। पर्यावरण किससे बनता है? जैविक घटक से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से या इनमें से सभी? राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। संवहन यानी वैस्कुलर, पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? फ्लोएम ऊतक से, पेरेन्काइम ऊतक से, मेरिस्टेम से या जाइलम ऊतक से? राइट आंसर हो जाएगा जाइलम ऊतक से।
जाइलम ऊतक की सहायता से संवहनी यानी वैस्कुलर पौधे में जल एवं खनिज लवण जड़ों से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचता है। जड़ों से पौधे के विभिन्न भागों में किसे पहुंचाता है? तो जाइलम ऊतक से। ध्यान रखेंगे, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो जल एवं खनिज लवणों को ऊपर की ओर परिवहन करना। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तना, शाखा, पर्ण यानी पत्ती और जड़। राइट आंसर हो जाएगा पर्ण। पौधे में फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करने वाला कार्य पत्तियां यानी पर्ण करती है। यह कार्य पत्तियों में उपस्थिति फाइटोक्रोम, किसके उपस्थिति के कारण यह संभव हो पाता है? तो फाइटोक्रोम के वर्णन के द्वारा संपन्न हो पाता है। जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? मेंडल के नियम का, जैव विकास का, डीएनए के संरचना का, या आनुवंशिकता और विचरण का? राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता और विचरण का। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन पर, अलैंगिक जनन पर, लैंगिक जनन पर, या इनमें से सभी? राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन पर। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। मेंडल ने पृथक्करण का नियम तथा स्वतंत्र अपवहन का नियम भी दिया था। ध्यान रखेंगे, प्रतिपादन के जो आनुवंशिकता के प्रमुख सिद्धांत हैं। भ्रूण किससे मिलता है? फल से, पर्ण से, बीज से, या कली से? राइट आंसर हो जाएगा बीज से। भ्रूण क्या होता है? तो बीज का भाग होता है और उसी में विकसित होता है। अधिकांश पौधे आवृत्ति बीजी होते हैं जिनमें जनन अंग पुष्प होता है। अधिकांश क्या होते हैं? तो आवृत्ति बीजी होता है, उसके जनन अंग क्या होता है? तो पुष्प होता है। निषेचन के बाद बीजांड एवं बीज तथा अंडा से फल में परिवर्तन हो जाते हैं। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। 1921 में, 1922 में, 1923 में, या 1924 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1921 में। 1921 में हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो श्रीमती सरला देवी ने की थी। ध्यान रखेंगे, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीमती सरला देवी। इन कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में हुई थी तथा इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था पटना कॉलेज में आयोजित हुआ था। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तीसरा, दूसरा, चौथा, या पांचवा? राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। प्रथम स्थान पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश, और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना में भी यही क्रम है, यानी 2011 की जनगणना में भी बिहार का स्थान तीसरा है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कुल कितनी है? तो 8,29,98,509। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबूजी प्रसाद, बाबू गोपाल प्रसाद, बाबू राम प्रसाद, या बाबू महेश्वर प्रसाद? तो राइट आंसर हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? तो बिहार हेराल्ड। ध्यान रखेंगे, बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? तो बिहार हेराल्ड। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भरहवा, मुरली भीत, मुरली धीर, या मुरली खेर? तो राइट आंसर हो जाएगा मुरली भरवा गांव से। राजकुमार शुक्ल बिहार के मुरली भरहवा गांव के निवासी थे। वे चंपारण के क्या थे? तो प्रमुख किसान नेता थे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों को, नील बगान मालिकों एवं जमींदारों में किए जा रहे अत्याचारों को अवगत करवाया था। तो किस अधिवेशन में करवाया था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी को किसने अवगत कराया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। और किस गांव के रहने वाले थे? तो मुरली भरवा गांव के। श्री निवार चंद्र दास गुप्ता थे, कहाँ से थे? तो पटना से, पुरुलिया से, हाजीपुर से, या मानीपुर से? तो राइट आंसर हो जाएगा पुरुलिया से। कुंवर सिंह राजा थे, हमीरपुर से, धीरपुर से, जगदीशपुर से, या रामपुर से? तो राइट आंसर हो जाएगा जगदीशपुर से। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के आरा से विद्रोह का नेतृत्व किया था।
उन्होंने अंग्रेजी सेना को कई युद्धों से में पराजित किया था। उनका निर्धन कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1858 के युद्ध में घायल होने के कारण उनका निर्धन हो गया था। ध्यान रखेंगे, उनका निर्धन पूछता कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1858 को। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? बिहार, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब या मद्रास? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार एवं उड़ीसा के गवर्नर पद से। किसके प्रयासों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? गोपाल कृष्ण गोखले, श्रीदीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? राइट आंसर हो जाएगा श्रीदीप नारायण सिंह के प्रयास से। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे सकता है, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर दे, या जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित कर दे? तो राइट आंसर हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। संसद देश में कानून बनाने का कार्य करती है। किसी विधेयक को दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, और अगर राष्ट्रपति सहमति मिलने के बाद वह विधेयक क्या बन जाता है? तो अधिनियम यानी एक्ट बन जाता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्षों में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्षों में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्षों में समाप्त हो जाता है, यह समाप्त होने का विषय नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा समाप्त होने का विषय नहीं है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या राज्य के राज्यपाल को? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। किस अनुच्छेद के तहत? ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 217 के तहत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो 62 वर्ष होती है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी या मुख्य निर्वाचन आयुक्त? तो राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य न होते भी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। वह सदनों को संबोधित कर सकता है तथा समितियों में भी भाग ले सकता है। महान्यायवादी को मतदान का अधिकार नहीं होता। ध्यान रखेंगे, मतदान का अधिकार उसे नहीं है, सिर्फ वह भाग ले सकता है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 32वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 15वें संविधान संशोधन या 46वें संविधान संशोधन? तो राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भाग 4 के 1 में अनुच्छेद 51 के 1 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ध्यान रखेंगे कौन सी समिति थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और इसे किस भाग में रखा गया? तो भाग 4 के 1 में। और अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 51 के 1 में रखा गया है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 10 कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। और बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। और 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो शिक्षा का अधिकार। कितने बच्चों तक? तो 6 से लेके 14 तक के वर्षों तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के या विधान परिषद के? राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो सभापति कहलाता है। संविधान का अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? 48वें, 61वें, 97वें या 63वें? राइट आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 यह प्रभावी कब हुआ था? तो 1989 में कि मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया है।
यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? जयकांतन को, आर वैरमुथु को, अक्कीकलन को या फैसल मुर्गान को? तो राइट आंसर हो जाएगा आर वैरमुथु को। मार्च 2025 में जारी सिपरी रिपोर्ट 2021-25 के अनुसार भारत वैश्विक हथियार आयात में किस स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? नवतेज सरना, ममता कालिया, प्रसून बंदोपाध्याय या एन प्रभाकरण? तो राइट आंसर हो जाएगा ममता कालिया को। वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? 98वीं, 105वीं, 116वीं, 120वीं? राइट आंसर हो जाएगा 116वीं। कालिंजर के किले के आसपास के क्षेत्र को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या बिहार में? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपनसेशन के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी, चेतन भगत या अरुंधति राय? राइट आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। नागालैंड के 23वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? शिव प्रताप शुक्ला, अजय कुमार भल्ला, नंद किशोर यादव या सम्राट चौधरी? राइट आंसर हो जाएगा नंद किशोर यादव। आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपके इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम होम स्टडी बाय अखिलेश सर ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।